दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनेरिज्म। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे एनेरिज्म होता क्या है, इसके आपके टाइप कौन से होते हैं, क्लासिफिकेशन, उसके बाद इसके कोज कौन से होते हैं उनको समझेंगे, और यदि हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं उसको भी समझेंगे। तो मतलब ये एक चार्ट की फॉर्म में मैं आपको बहुत आसान तरीके से एनेरिज्म को, पूरा एनेरिज्म आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात आती है दोस्त, आपका एनेरिज्म होता क्या है। एनेरिज्म एक अबनॉर्मल लोकलाइज इर्रिवर्सिबल डायलेटेशन होता है। मान लीजिए देखिए कोई भी आपका वेस्ट ब्लड वेसल सिस्टम है, फॉर एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसमें जितनी भी कोई भी आर्टरी है उसका अबनॉर्मल इरिवर्सिबल डायलेटेशन होना चाहिए। मान लीजिए इतनी नॉर्मल इतनी विड्थ होती है, वो आपका अबनॉर्मल हुआ, डायलेटेशन हुआ, और ये इरिवर्सिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वापस जा सके। तो आपका इरिवर्सिबल डायलेटेशन पता होना चाहिए, एक मेन पॉइंट ये है, और इसके अलावा एक लोकलाइज एक जगह पर, ठीक है। हो सकता है कि ये पूरा ब्लड वेसल है तो बस इतना ही पार्ट पे आपका एन्यूरिज्म हो। सेकंड पॉइंट आता है इसके रिगार्डिंग, ये आपका किसी भी प्रेजेंट, कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, आर्टरी साइड हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में हो सकता है, रोटा के अंदर हो सकता है, ठीक है। आपकी बहुत सारी साइड होती हैं। तो क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे दोस्त, इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। मान लीजिए आपका ये आपका ब्लड वेसल है, तो ऐसे इस टाइप की यदि डायलिटेशन होता है तो इसको बोलते हैं सेक्युलर एन्यूरिज्म। सेकंड आता है जब ये तो एक साइड था, यदि दोनों साइड आपका, दोनों साइड से आपका एन्यूरिज्म हो, डायलिटेशन हो, तो उसे बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म। तीसरा होता है यदि वो आपका स्क्वायर शेप टाइप का डायलिटेशन हो तो उसे बोलेंगे सिलेंड्रिकल। लेकिन ये रिवर्सिबल होता है दोस्त, ठीक है। ऐसा शेप आपका एक जगह रह नहीं सकता है, तो इसलिए वापस आने के इसमें चांस रहते हैं। और लास्ट आता है कि आप ऐसे ही नया कोई शेप बना रहा है, उस कैटेगरी को बोलते हैं क्रिकोइड एन्यूरिज्म, ठीक है। क्रिकोइड, इसके अंदर आर्टरी और वेनुल मिक्स होते हैं। तो ये चार टाइप के आपके एन्यूरिज्म थे। इसके बाद हम चलते हैं इसके कोज के ऊपर दोस्त। कोज आपके क्या हो सकते हैं। नंबर 1 एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस देखिए, यहाँ पर मान लीजिए आपकी नॉर्मल ब्लड वेसल है, तो वहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस क्या करता है, जो ब्लड वेसल की वॉल है उनको वीक कर देता है, जिसकी वजह से दोस्त आपका वहाँ पर abnormal डायलेटेशन होगा, तो आपका एन्यूरिज्म करवाता है। तो पहला हुआ एथेरोस्क्लेरोसिस। सेकंड आता है सिस्टिक मीडियल डिजनरेशन। ये क्या होता है, डिपोजिशन एंड डिजनरेशन ऑफ सब्सटेंस इन द वेसल इज एबनॉर्मल। यहाँ पर कोई सब्सटेंस यदि वेसल में अब जो डिपॉजिट हो जाते हैं और वो नॉर्मली वहाँ पर जेंट नहीं होते हैं, तो वो भी वीकनेस करवा सकते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टिक मीडियल डिजनरेशन। उसके बाद ट्रोमा। ट्रोमा भी आपका कोज है, हाँ, क्योंकि ट्रोमा की वजह से वॉल का वीकनेस हो सकता है, एन्यूरिज्म हो सकता है। उसके बाद वस्कुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन, फॉर एग्जांपल सेन इन पेन, पोलियाट्राइटिस नोडुसा। ये आपका इम्यून मेडिटेड होता है। यहाँ पर कुछ इम्यून कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो आपके ब्लड वेसल की वॉल को वीक करते हैं, और उसकी वजह से एन्यूरिज्म हो सकता है। कंजेनाइटल हो सकता है, फॉर एग्जांपल डाइसेक्शन ऑफ एरोटा एंड बेरी एन्यूरिज्म। डाइसेक्शन मतलब क्या होता है दोस्त, समझा देखिए। ये आपका नॉर्मल एरोटा है, नॉर्मल ब्लड जाता है ऐसे। यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपकी ये उसकी वाल है, वहाँ से उसने एक रूट बना लिया, ऐसे रूट बनाया, यहाँ से भी गया और यहाँ से आ गया, तो मतलब इसके अब नॉर्मल रूट बना लिया इसने, इसी को बोलते हैं डाइसेक्शन। ये आपका हुआ डाइसेक्शन ऑफ एरोटा। ऐसे बेरी एन्यूरिज्म होता है जो ब्रेन के अंदर आपका सर्कुलोविलस होता है, वहाँ पर अपने को बेरी एन्यूरिज्म मिलता है। ये दोनों केस आते हैं कंजेनाइटल कोज ऑफ एन्यूरिज्म के। लास्ट आता है माइकोटिक एन्यूरिज्म ड्यू टू इन्फेक्शन, कोई माइक्रोब्स की इन्फेक्शन की वजह से आपका यदि एन्यूरिज्म होता है तो उसको बोलते हैं माइकोटिक एन्यूरिज्म। तो 6 कोज थे, उससे पहले हमने देखे टाइप। इसके बाद हम चलते हैं दोस्त, आपका 2 टाइप का हो सकता है, एक तो ट्रू, एक फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स कैसे हम पता करेंगे ट्रू या फॉल्स है। जो ट्रू एन्यूरिज्म होता है वो उसकी वाल होती है ना दोस्त, वो हमेशा वस्कुलर टिश्यू की वजह से होगी। देखिए ये वाली जो एन्यूरिज्म है, यहाँ पर देखिए जो ये वाल है, ये आपका वस्कुलर टिश्यू होंगे हमेशा। लेकिन आपका जो फॉल्स है वो आपका वस्कुलर टिश्यू नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल वेंट्रिकल, आपका हेड के अंदर वेंट्रिकल होता है, वहाँ पर यदि वो एन्यूरिज्म तो वहाँ भी हो सकता है, जो वेंट्रिकल की वॉल है वो आपका अबनॉर्मल डायलेटेशन हो जाए, उनको बोलेंगे एन्यूरिज्म ही। लेकिन वो वस्कुलर नहीं है, वो मसल जो मायोकार्डियम है, पेरिकार्डियम है, उसकी वजह से यदि आपका हो रहा है तो उसको हम फॉल्स एन्यूरिज्म बोलेंगे।
ठीक है, तो समझ में आया आपको कि फॉल्स कब बोलेंगे, ट्रू कब बोलेंगे। तो ये आपका मेन डिफरेंस है। उसके बाद दोस्त यदि हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो कॉम्प्लिकेशन नंबर 1 होगा कि यहाँ पर जो डल आपका एन्यूरिज्म है, तो यहाँ पर यदि ट्रीट नहीं होगा तो थ्रोम्बस बनने का चांस रहेगा, यहाँ पर इकट्ठा होने का चांस रहेगा। थ्रोम्बस बनेगा तो उसके बाद फर्दर कॉम्प्लिकेशन होंगे थ्रोम्बस की वजह से। इम्बोलिज्म, जो यहाँ पर थ्रोम्बस बना वो एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है, तो वो होगा इम्बोलिज्म। उसके बाद कंप्रेशन ऑफ नियर टिश्यू, मान लीजिए आसपास कोई टिश्यू है, कोई ऑर्गन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इसके डायलिटेशन की वजह से उसको कंप्रेशन होगा, वही बोला कंप्रेशन ऑफ नियर टिश्यू। इन्फेक्शन, कुछ जो एबनॉर्मल थिंग यहाँ पर डिपॉजिट होंगे तो वहाँ पर एक हाउस हो जाएगा, जो माइक्रोब्स हैं, इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म, उनके रहने की अच्छी जगह हो जाएगी, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। और लास्ट है रप्चर। रप्चर सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होती है। उसमें 2 टाइप की हो सकती है दोस्त। रप्चर हुआ तो एक स्मॉल रप्चर के अंदर जो बेरिन्यूरिज्म होती है, जो ब्रेन के अंदर होती है सर्कल व्हील्स के पास, वहाँ पर आपका एन्यूरिज्म यदि रप्चर होती है तो उसको एन्यूरिज्म होती है, उसको एन्यूरिज्म बोलते हैं। और रप्चर वहाँ पर इम्पोर्ट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, जिसके वजह से जो आपका सबरेक्टिनोइड हेमरेज होती है वो इसी की वजह से होती है। उसकी वजह से आपका वो जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन है वो आपके इसकी मिलेंगी। सेकंड होता है लार्ज। यदि लार्ज आपका एग्जांपल है एरोटिक एन्यूरिज्म। एरोटिक एन्यूरिज्म यदि आपका रप्चर होती है दोस्त, तो आपका बहुत ज़्यादा मोटिलिटी रेट होते हैं। एग्जांपल एरोटिक एन्यूरिज्म के एक सिफिलिटिक, जो आपका सिफिलिस होता है उसकी जो टर्शियरी स्टेज होती है दोस्त, वो आपके नॉर्मली उसके अंदर मिलता है अपने को एरोटिक एन्यूरिज्म। उस स्टेज में आपका चांस रहते हैं रप्चर होने के, और रप्चर होने के बाद जो मोटिलिटी रेट रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। 2 टाइप के रप्चर देखे हम, एक स्मॉल एन्यूरिज्म के अंदर रप्चर, एक लार्ज एन्यूरिज्म के रप्चर। ये बाकी कॉम्प्लिकेशन था। इससे पहले हमने इसकी डेफिनेशन समझे, फिर क्लासिफिकेशन, फिर आपका इसके कोज क्या क्या हो सकते हैं, और इसके ट्रू एंड फॉल्स का भी बोलेंगे। तो दोस्त ये थी बात आपकी एन्यूरिज्म की। होप कि इससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग गया होगा कि एन्यूरिज्म होते क्या हैं, क्लासीफाई कैसे करते हैं, कोज कौन से होते हैं, और आप कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती हैं। क्योंकि इनको यदि हम एक जगह सभी को एक चार्ट के फॉर्म में समझते हैं तो उनको हमारे को याद करना, उनको समझना बहुत आसान हो जाता है। और ये चार्ट मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ डाल दूँगा, उससे आप इसको बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो। और वो उसकी चैनल के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो चैनल को। तो यदि आप इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ दोस्त, तो वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे आपको आने वाले वीडियो का ऐसे पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे वीडियो के साथ। तब तक बाय।